रेजोनेंस पढ़ा दिया था। रेजोनेंस के बाद मैं बोला था कि लास्ट में कि मैं आपको मेसोमेरिक इफेक्ट शुरू करूंगा, मेसोमेरिक इफेक्ट। इंक इंक कहाँ है? इंक है सभी सभी टाइटल लिए नहीं है इधर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। When a group will donate electron to an conjugated system through resonance are called plus M group ऐसा ग्रुप जो रेजोनेंस के थ्रू कंजुगेटेड सिस्टम्स को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसको हम प्लस एम ग्रुप बोलते हैं। प्लस एम ग्रुप जैसे एग्जांपल देखें, यहां पर एग्जांपल देखें। पिछले क्लास में मैं बताया था कि ये कंजुगेटेड सिस्टम है, दिस इज एन कंजुगेटेड सिस्टम। कंजुगेटेड सिस्टम बताया था कि क्योंकि ये देखो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, दिस इज एन कंजुगेटेड सिस्टम। ये क्या है? एक कंजुगेटेड सिस्टम है, कंजुगेटेड सिस्टम से। और यहां पर एक ग्रुप लगा रहा हूं, मान लो कि NH2 ग्रुप लगा रहा हूं। तो अगर आपको मैं पूछूं कि ये जो NH2 ग्रुप है ये क्या करेगा, दिस NH2 ग्रुप विल डोनेट इलेक्ट्रॉन टू दिस कंजुगेटेड सिस्टम। ये लिखा गया, व्हेन ए ग्रुप विल डोनेट इलेक्ट्रॉन टू एन कंजुगेटेड सिस्टम, दिस NH2 ग्रुप विल डोनेट इलेक्ट्रॉन टू कंजुगेटेड सिस्टम्स। इसलिए ये जो क्या होंगे, ये एक प्लस एम ग्रुप है। ये कैसा ग्रुप है? प्लस एम ग्रुप है। ये मैं कल ही बता रहा था कि कैसे डोनेट करेगा, ये आपको इलेक्ट्रॉन देगा, ये यहां शिफ्ट हो जाएगा। फिर जैसे अगर फिर क्या होगा, सेकेंड टाइम्स यहां पर माइनस आ जाएगा, सेकेंड थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये डोनेट करेगा, फिर ये अलग हो जाएगा, यहां पर माइनस आ जाएगा। मतलब 3 कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनेगा। मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये जो NH2 ग्रुप है, NH2 ग्रुप विल डोनेट इलेक्ट्रॉन टू दिस कंजुगेटेड सिस्टम्स। इसलिए ये कैसा ग्रुप है? ये एक प्लस एम ग्रुप है। ये कैसा ग्रुप है? प्लस एम ग्रुप। तो प्लस एम ग्रुप को पहचानोगे कैसे? प्लस एम ग्रुप पहचानने का एक नियम है। क्या है? देखो यहां पर ये समझ लेना, अगर एक ऐसा सिस्टम हो, कंजुगेटेड सिस्टम्स हो,
और यहाँ पर जो ग्रुप हो उसके पास लोन पेयर हो, यहाँ पर एक ग्रुप हो इसके पास लोन पेयर हो। जैसे अगर मैं पूछूं क्या ये OH ग्रुप कैसा ग्रुप है, प्लस M ग्रुप या माइनस M ग्रुप है? OH कैसा ग्रुप है? कैसा ग्रुप है OH? प्लस एम सर। प्लस M, क्योंकि ये क्या करेगा, अगर मैं यहाँ पर एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स यहाँ पर अगर रख दूं, देखो ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम जो है इसको क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इसलिए एक ऐसा ग्रुप है प्लस M ग्रुप है। तो ये प्लस M ग्रुप की पहचान है, अगर ग्रुप के ऊपर लोन पेयर है तो हमेशा क्या करेगा, प्लस M ग्रुप की तरह बिहेव करेगा। एक दूसरा पहचान ये भी है, अगर कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स, ये जैसे एग्जांपल में कर लेना, ये 1 नंबर, ये दूसरा नंबर ध्यान रखना, ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स है, जो ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स, और यहाँ पर एक ग्रुप है जिसके ऊपर माइनस चार्ज है, एक ऐसा एटम्स जिस ग्रुप के ऊपर माइनस चार्ज है, ये भी क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन इस कॉन्जुगेटेड सिस्टम को देगा, इसलिए ये भी किस तरह बिहेव करेगा, प्लस M ग्रुप की तरह बिहेव करेगा। जैसे एग्जांपल देख लो, यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH 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 CH2 माइनस या NH माइनस कर लीजिए, NH माइनस, और पूछूं कि ये ग्रुप कैसा बिहेव करेगा, तो हम इसके ऊपर माइनस चार्ज है तो ये भी क्या करेगा, कंजुगेटेड सिस्टम्स को इलेक्ट्रॉन देगा, इसलिए कैसा ग्रुप होगा, प्लस M ग्रुप। तो प्लस M ग्रुप क्या कहलाता है, एक ग्रुप विच डोनेट इलेक्ट्रॉन टू एन कंजुगेटेड सिस्टम्स, उसको हम प्लस M ग्रुप बोलते हैं। कैसे, रेजोनेंस के थ्रू। ये जो NH2 ग्रुप है कंजुगेटेड सिस्टम को इलेक्ट्रॉन दे रहा है थ्रू रेजोनेंस, इसलिए हम इसको प्लस M ग्रुप बोलते हैं। दूसरा है माइनस M ग्रुप, दूसरा लिखिए माइनस M ग्रुप, माइनस M ग्रुप लिखिए, माइनस M ग्रुप। तो ये लिखिए, व्हेन ए ग्रुप विल टेक द इलेक्ट्रॉन अवे फ्रॉम द conjugated systems, away from the conjugated systems through resonance are called माइनस M ग्रुप। इसको हम माइनस M ग्रुप बुलाया करते हैं। तो इसका जैसे एक एग्जांपल देख लीजिए, ये एक कंजुगेटेड सिस्टम्स है, कंजुगेटेड सिस्टम्स है। यहां पर देखिए एक ग्रुप लगा रहा हूं CHO। तो ये क्या करेगा, CHO ग्रुप क्या करेगा, ये जो CHO ग्रुप है ये कंजुगेटेड सिस्टम से इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा। ऐसा इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कुछ ऐसा होगा, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कुछ कैसा होगा, मतलब ये ग्रुप क्या कर रहा है, दिस ग्रुप टेक द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द कंजुगेटेड सिस्टम, और कैसे ले रहा है, रेजोनेंस के थ्रू ले रहा है, इसलिए ग्रुप कैसा होगा, दिस ग्रुप विल बी माइनस M ग्रुप। इसको क्या बोलेंगे, माइनस M ग्रुप। तो ग्रुप विच टेक्स द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कंजुगेटेड सिस्टम्स, दैट ग्रुप इज कॉल्ड माइनस M ग्रुप, उसको हम माइनस M ग्रुप बुलाते हैं। तो माइनस M ग्रुप का पहचान कैसे करोगे, तो माइनस M ग्रुप का पहचान आप इस तरह से कीजिएगा, यहां पर ध्यान रखिएगा, जैसे CH2 CH डबल बॉन्ड CH, और यहां पर एक X और Y के बीच अगर डबल बॉन्ड है, अगर ये जो ग्रुप दिखाई दे रहा है X और Y के बीच डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड हो या X और Y के बीच ट्रिपल बॉन्ड हो, यहां पर यह ध्यान रखिएगा ये Y इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन X। अगर ये कंडीशन फॉलोड होता है तो ये ग्रुप हमेशा माइनस M ग्रुप की तरह बिहेव करेगा,
मीन्स दैट विल टेक द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम कॉन्जुगेटेड सिस्टम। जैसे एग्जांपल इसका देख लीजिए, और बहुत सारा एग्जांपल है। ये है आपका कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स। कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स, यहाँ पर ग्रुप लगा दिया C डबल बॉन्ड OH। अगर हम पूछे ये कैसा ग्रुप है, तो हम बोलेंगे देखो यहाँ पर X और Y के बीच डबल बॉन्ड, और साथ ही साथ ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो ये ग्रुप हमेशा -M ग्रुप की तरह बिहेव करेगा। मीन्स दिस ग्रुप विल टेक द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द कॉन्जुगेटेड सिस्टम। इसी तरह और बहुत सारा एग्जांपल्स है, देखिए जैसे अगर पूछे हम, ये जो ग्रुप आपको दिखाई दे रहा है, ये ग्रुप किस तरह बिहेव करेगा, तो आप देख रहे हो X और Y, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड, और साथ ही साथ ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। तो ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप आपका -M ग्रुप की तरह बिहेव करेगा। दिस ग्रुप विल बिहेव एज -M ग्रुप। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि कौन सा ग्रुप +M ग्रुप होगा, कौन सा ग्रुप -M ग्रुप होगा। अगर ग्रुप कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स को इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो +M ग्रुप, अगर ग्रुप कॉन्जुगेटेड सिस्टम से इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो -M ग्रुप। इसको पढ़ाने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट लिखिए, दैट वन इज हाइपर कंजुगेशंस। थर्ड वन इज हाइपर कंजुगेशंस। हाइपर कंजुगेशंस आपको हम पहले इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ाए थे, इंडक्टिव इफेक्ट। दूसरा मैं आपको मेजोमेरिक इफेक्ट भी हो गया, मेजोमेरिक इफेक्ट ये भी ओवर हो गया। और तीसरा मैं आपको हाइपर कंजुगेशन पढ़ा रहा हूं। तो हाइपर कंजुगेशन क्या होता है, इसको लिखें आप। हाइपर कंजुगेशन क्या होता है, समझ में आ रहा है आप लोग को? हाँ सर। आ रहा है। तो नेक्स्ट है दैट वन इज हाइपर कंजुगेशन। रुक जाओ। तो हाइपर कंजुगेशन में पहले इसको डिफाइन कर लो, लिखो। पहले लिखो हाइपर कंजुगेशंस। हाइपर कंजुगेशंस, SC मतलब हाइपर कंजुगेशंस ऑकर इन, हाइपर कंजुगेशंस ऑकर इन अल्कीन, अल्कीन, कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन एंड फ्री रेडिकल्स, फ्री रेडिकल्स। हाइपर कंजुगेशन यही 3 स्पीसीज में होता है, अल्कीन, कार्बोकेटायन, फ्री रेडिकल्स। ये क्या होता है मैं बताऊंगा, उसके बाद आप डिफाइन कर ले। कैसे डिफाइन करेंगे, लिखिए। व्हेन एन sp3 कार्बन, sp3 कार्बन, इसको लिख लें। sp3 कार्बन, sp3 कार्बन विथ at least one hydrogens is directly connected with another carbon having vacant p orbitals, having vacant p मतलब मैं कार्बोकेटायन के बारे में बोल रहा हूं। कार्बोकेटायन हैविंग वैकेंट p और हाफ फिल्ड p, हाफ फिल्ड p ब्रैकेट में लिख लीजिएगा। फ्री रेडिकल्स, हाफ फिल्ड p और हाफ फिल्ड p और बॉन्डेड p ब्रैकेट में लिख लीजिएगा। दैट वन इज अल्कीन। तो क्या होता है, देन सिग्मा इलेक्ट्रॉन ऑफ CH बॉन्ड, सिग्मा इलेक्ट्रॉन ऑफ CH बॉन्ड are contributed to pi
contributed to pi bond formations. पहले लिख लो, फिर मैं समझाता हूं क्या लिखा गया है। sp3 कार्बन, उसके पास एटलीस्ट एक CH बॉन्ड होना चाहिए विच इज डायरेक्टली कनेक्टेड विथ अदर कार्बन्स। जैसे समझिए इसको, अभी यहां पर एक sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन बना रहा हूं, sp हाइब्रिडाइज्ड, दिस कार्बन इज, ये जो कार्बन आपको दिखाई दे रहा है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और इस कार्बन के पास एटलीस्ट एक CH बॉन्ड है, तीन है, एक बोला गया है कि एटलीस्ट एक CH बॉन्ड होना चाहिए, एक से ज्यादा है तो अच्छी बात है। sp3 कार्बन्स having at least one CH bond is connected with another carbon। ये कार्बन या तो हाफ फील्ड हो सकता है, ये कार्बन या तो हाफ फील्ड हो, ये कार्बन देख रहे हो, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, और ये जो p ऑर्बिटल दिख रहा है दिस वन इज वैकेंट p ऑर्बिटल्स, वैकेंट p ऑर्बिटल्स, यही लिखा गया ना, डायरेक्टली कनेक्टेड विथ अदर कार्बन। ये कार्बन या तो वैकेंट p है और या तो हाफ फील्ड है। देखो पहले वैकेंट p में समझ लो तो क्या बोला गया, उसके बाद यहां से समझो, यहां देन सिग्मा इलेक्ट्रॉन ऑफ CH कंट्रीब्यूट टू पाई बॉन्ड फॉर्मेशंस। अगर ऐसा होता है, जब भी कोई एक कार्बन जिनके पास एक एटलीस्ट CH है which is connected with another carbon having vacant p orbitals, then the sigma electrons, ये जो sigma electrons है contributed to pi bond formations। ये क्या होता है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड फॉर्म कर लेता है। अगर ये फॉर्म करेगा तो कैसा होगा, देखो इस तरह दिखेगा, ये हाइड्रोजन्स जिनके पास कुछ भी नहीं है, ये बॉन्ड पूरा शिफ्ट हो गया, डबल बॉन्ड बन गया, और ये इस तरह से हो जाएगा। इसके क्या क्या देखा आपने, ये जो CH बॉन्ड है यहाँ पर, इनके बीच पाई बॉन्ड बन गया, तो ये बोल रहा है कि दिस सिग्मा बॉन्ड ऑफ CH कंट्रीब्यूट टू पाई बॉन्ड फॉर्मेशंस। इसी को हम हाइपर कंजुगेशंस बुलाते हैं, या हम ऐसे इस तरह से भी दिखा सकते हैं, देखिए इस तरह से भी दिखा सकते हैं आप, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन which is connected with another carbon having half filled p, ये क्या होना चाहिए, हाफ फील्ड p होना चाहिए, इनके पास हाफ फील्ड p होना चाहिए। ये जो p जो दिख रहा है ना, दिस वन इज हाफ फील्ड p, यहाँ पर वैकेंट p था, वैकेंट p रहता है तो कार्बोकेटायन बोलते हैं, हाफ फील्ड p रहता है तो फ्री रेडिकल्स बोलते हैं, ये एक फ्री रेडिकल्स है। तो इसमें भी क्या होगा, ये जो CH बॉन्ड, सिग्मा इलेक्ट्रॉन ऑफ दिस CH बॉन्ड इन्वॉल्व इन पाई बॉन्ड फॉर्मेशंस। ऐसे रुक जा, मूवमेंट थोड़ा गलत हो गया, यहाँ पर देखो, यहाँ पर इस तरह मूवमेंट नहीं होगा, यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा ऐसा, यहाँ पर ये समझे, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर मूव हुआ ऐसा, इस तरह का हाफ हुक एरो देना मतलब एक इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट, और एक इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर देखो, और ये जो एक इलेक्ट्रॉन बच गया ये कहाँ चला गया, हाइड्रोजन के ऊपर चला गया। दिस सिग्मा इलेक्ट्रॉन ऑफ दिस CH इन्वॉल्व इन पाई बॉन्ड फॉर्मेशंस। अगर दूसरा स्ट्रक्चर बनाना होगा तो देखिए इस तरह बना लेंगे, हाइड्रोजन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन्स, डबल बॉन्ड CH। इसी तरह आप ये भी समझ सकते हो, देखिए sp3 hybridized carbon is connected with another carbons having bonded p, देखो लिखा हुआ है bonded p मतलब अल्कीन। तो क्या होगा, सिग्मा इलेक्ट्रॉन ऑफ दिस CH बॉन्ड इन्वॉल्व इन पाई बॉन्ड फॉर्मेशंस। यहां पर भी हाइपर कंजुगेशंस होगा, इसलिए बोला जाता है कि हाइपर कंजुगेशंस या तो कार्बोकेटायन में होगा, या तो फ्री रेडिकल्स में होगा, या तो आपका अल्कीन में होगा। अल्कीन में ये क्या है आपको, दिस वन इज बॉन्डेड p,
बॉन्डेड पी। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हुआ तो इस तरह से हम लोग बोलेंगे, देखो ये बन गया। तो आपको ये हाइपर कंजुगेशंस क्या लिखा हुआ है, क्या ये चीज समझ में आया या नहीं, बताओ पहले। हाइपर कंजुगेशंस ये जो लिखे हैं हम एग्जाम्पल से, समझ में आ गया या नहीं आया? आ गया सर। आ गया, चलो गुड। चलो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो अब हम लोग को नेक्स्ट है ना, नेक्स्ट काम है नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन निकालना। नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन निकालना, या इसको हम लोग अल्फा हाइड्रोजन निकालना। तो ये कैसे निकालेंगे? तो आपको ध्यान रखना है, कार्बोकेटायन का एडजेसेंट कार्बन पर जितना CH बॉन्ड होगा, पहले ये समझ लो, कार्बोकेटायन का एडजेसेंट कार्बन को अल्फा कार्बन बोलते हैं, और इस कार्बन पर जो भी हाइड्रोजन अटैच होगा दैट विल बी अल्फा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन विच इज, मतलब ये कार्बन जो है, इस कार्बन को क्या बोलेंगे? ये कार्बन जो आपको दिखाई दे रहा है ये अल्फा कार्बन है, और इस अल्फा कार्बन से जो भी हाइड्रोजन जुड़ा होगा उसको अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे। जैसे इसमें अगर हम पूछे कि अल्फा हाइड्रोजन कितना है, तो क्या बोलोगे? 3 है। इस कार्बोकेटायन का एडजेसेंट कार्बन को अल्फा कार्बन और इससे अटैच्ड हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे, या इसको हम लोग हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन भी बोलते हैं। ये हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन या हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन भी बोला जाता है, क्योंकि ये सब हाइड्रोजन क्या है ना, हाइपर कंजुगेशन में पार्टिसिपेट करेगा। कैसे पार्टिसिपेट करेगा आपको समझा रहा हूं, यहां पर समझा दिया ऑलरेडी। जैसे अगर हम पूछे आपसे कि क्या आप इस कंपाउंड में हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन बताएं, इस कंपाउंड में हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन कितना होगा, तो क्या करोगे? इस कार्बन का एडजेसेंट कार्बन देखो ये है, ये भी एडजेसेंट कार्बन है। इस एडजेसेंट कार्बन के पास कितना हाइड्रोजन है? 3। इस एडजेसेंट कार्बन के पास कितना हाइड्रोजन है? 3। मतलब टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितना हो जाएगा बताओ? 6 हो जाएगा। अगर हम आपसे पूछें कि इसमें हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन बताएं, आप इस कंपाउंड में हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन बताएं, बताओ आप लोग कितना होगा हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन? 5। गुड 5 होगा। इस कार्बोकेटाइन को एडजेसेंट कार्बन को अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, इससे 3 हाइड्रोजन जुड़ा है, इससे 2 हाइड्रोजन जुड़ा है, अल्फा हाइड्रोजन 5 हो जाएगा। ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, दैट लास्ट कार्बन इज नॉट अल्फा कार्बन। अच्छा इसमें बताओ, इसमें अल्फा हाइड्रोजन बताओ मुझे। इस कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन बताओ। सर 7। हाँ गुड 7 अल्फा हाइड्रोजन 7। कैसे 7? देखो इससे एडजेसेंट कार्बन ये अल्फा कार्बन यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, ये भी अल्फा कार्बन 2 हाइड्रोजन, ये भी अल्फा कार्बन 2 हाइड्रोजन, टोटल 7 हाइड्रोजन, 3 5 7। इसी तरह से इसमें बताएं, इस कार्बोकेटायन में ये जो कंपाउंड आपको दिख रहा है इसमें अल्फा हाइड्रोजन बताएं 7 ही है। कितना? 7। 3 6 7।
बिल्कुल बिल्कुल 7 हाइड्रोजन, क्योंकि अल्फा कार्बन ये है और ये है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन देख लेंगे, 3 हाइड्रोजन यहाँ, 3 हाइड्रोजन यहाँ और 1 हाइड्रोजन यहाँ। ये सब अल्फा कार्बन नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो अल्फा कैसे हम अल्फा हाइड्रोजन निकालते हैं आप सीख गए। दूसरा चीज, ये तो कार्बोकेटायन के केस में हुआ। अगर फ्री रेडिकल्स होगा, देखो जैसे ये है आपका फ्री रेडिकल्स, फ्री रेडिकल्स के एडजेसेंट कार्बन भी आपका क्या होगा, इसको हम अल्फा कार्बन बोलेंगे, और इससे जो हाइड्रोजन जुड़ा होगा इसको भी हम अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे। तो जैसे ये कार्बोकेटायन हो या फ्री रेडिकल्स हो, इसके एडजेसेंट कार्बन को अल्फा कार्बन और इससे अटैच हाइड्रोजन को हम अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे। जैसे इस केस में अल्फा हाइड्रोजन 3 है, अगर मैं पूछूं आपसे कि इस केस में अल्फा हाइड्रोजन बताएं आप, इस केस में सॉरी रुक जाओ, इस केस में अल्फा हाइड्रोजन बताएं, फ्री रेडिकल्स है। तो सबसे पहले आप अल्फा कार्बन को पहचाने, अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन, कितना हाइड्रोजन होगा बताओ। ऊपर 2, यहां पर भी 2 और यहां पर 1, टोटल कितना हो जाएगा 5। जैसे अभी मैं पूछूं कि इसमें बताएं अल्फा हाइड्रोजन आप, इस कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन बताएं। 1 यहां पर यह एक अल्फा हाइड्रोजन। तो आप कैसे अल्फा हाइड्रोजन निकालोगे देख लिया। एक चीज और, अब अगर अल्कीन हो, अल्कीन में अल्फा हाइड्रोजन कैसे निकालेंगे, देखो यहां पर ये अल्कीन, अल्कीन से जो कार्बन अटैच होगा यही आपका क्या अल्फा कार्बन कहलाएगा, और इससे जो भी हाइड्रोजन अटैच होगा दैट विल बी अल्फा हाइड्रोजन। मतलब इस केस में भी अल्फा हाइड्रोजन कितना 3। मतलब अगर मैं एग्जांपल देकर पूछूं कि इस केस में आप अल्फा हाइड्रोजन बताएं, तो बताओ अल्फा हाइड्रोजन कितना होगा। इस अल्कीन से अटैच्ड कार्बन अल्फा कार्बन कितना हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन, 5। अगर इसमें बताएं आप, इसमें कितना अल्फा हाइड्रोजन, तो हम बोलेंगे 0, अल्फा कार्बन ही नहीं है, अल्फा कार्बन इज एब्सेंट। अल्फा कार्बन होगा तभी तो हाइड्रोजन होगा। अगर हम इसमें पूछें तो बताओ, इसमें कितना अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा कार्बन देखो, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन कितना हो जाएगा 3 6 8 8 हो जाएगा। इसमें आप अल्फा हाइड्रोजन बताएं, अल्फा हाइड्रोजन बताएं। 3 बिल्कुल 3 ही होगा। ये अल्फा कार्बन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, ये भी अल्फा कार्बन, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन, मीन्स टोटल 3 अल्फा हाइड्रोजन। तो अब अल्फा हाइड्रोजन कैसे निकालते हैं आप सीख गया। क्या सीखा, यही अगर ये कार्बोकेटायन हो और कार्बोकेटायन हो या फ्री रेडिकल्स हो या अल्कीन हो, इसके एडजेसेंट कार्बन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन बोलते हैं। ये है आपका अल्फा कार्बन, यही सब क्या है अल्फा कार्बन आपका है, और इससे जो हाइड्रोजन अटैच होगा अल्फा हाइड्रोजन होगा। तो हम अल्फा हाइड्रोजन निकालना सीख गए। अगर सीख गए तो यहाँ पर नोट में एक बात ध्यान रखना कि
जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन्स होगा उतना ही कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी होगा, फ्री रेडिकल्स का स्टेबिलिटी होगा, अल्कीन का स्टेबिलिटी होगा। तो यहां पर लिख ले, हाइयर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, हाइयर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स, greater will be the stability of carbocation, free radical and alkene. जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना ही ज्यादा कार्बोकेटायन, अल्कीन का स्टेबिलिटी और फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी। जैसे स्टेबिलिटी रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखे, यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे, कैसे हम स्टेबिलिटी चेक करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका है, जैसे अगर मैं पूछूं ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर। ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताएं आप, स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताएं। तो जिसमें जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उसका उतना ही ज्यादा स्टेबिलिटी। तो किसमें सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन है? चलो मैं पूछ लेता हूं, इसमें कितना अल्फा हाइड्रोजन है? 0 सर। 0। इसमें कितना अल्फा हाइड्रोजन है? 1। 3 ना, ये 3। इससे एडजेसेंट कार्बन अल्फा कार्बन, तो यहाँ पर 3 है ना। यहाँ पर बताओ, देखो अल्कीन से ये अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, 6 होगा सर। तो 6 हो जाएगा। इसमें बताओ, सर वो वाला सही से दिख नहीं रहा है सर। दिख नहीं रहा है, इसको मैं यहाँ बना देता हूँ, रुक जाओ। हाँ अब बताओ, ये 4th है, इसमें कितना अल्फा हाइड्रोजन है? 7 है सर। 3 6 3 1। 6 9 9 अच्छा सर, हाँ सर। ये अल्फा कार्बन नहीं है, इसके एडजेसेंट कार्बन को अल्फा कार्बन बोलते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 9। यहाँ पर बताओ लास्ट वाला। 12 सर। हाँ 12, अल्फा हाइड्रोजन 12। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर किसका सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी होगा? 5th का, 5th के बाद 4th का, 4th के बाद 3 का, 3 के बाद 2 का, 2 का बाद 1 का। जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना ही ज्यादा स्टेबिलिटी। जैसे एक और क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, हाँ बताओ स्टेबिलिटी ऑर्डर बताओ, 1 2 3 4। तो अल्फा हाइड्रोजन बताओ मुझे, इसमें कितना अल्फा हाइड्रोजन? 0 सर। 0, अल्फा कार्बन ही नहीं है। इसमें 3। 3, इसमें 6 और इसमें 9। 9। तो स्टेबिलिटी कौन? 4th का सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी, फिर 3 का, फिर 2 का और फिर 1 का। ये स्टेबिलिटी ऑर्डर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन,
आप मुझे इन तीनों में का स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है आपको। तो पहला में देखें, पहला में कितना अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन बताओ पहला में। 3 है सर। 3, 2 यहाँ पर और एक यहाँ पर 3, यहाँ पर इसमें सेकेंड केस 1 सर। 1, थर्ड केस 3, 5, 7 7 सर। 7। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, थर्ड का ज्यादा होगा, फिर सेकेंड का, फिर फर्स्ट का, ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा उतना ही ज्यादा कार्बोकेटायन का, फ्री रेडिकल्स का या अल्कीन का स्टेबिलिटी होगा। हायर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ग्रेटर विल बी इट्स स्टेबिलिटी। ओके, हाइपर कंजुगेशन सीखने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और लिखिए आप रिएक्शंस इंटरमीडिएट। रिएक्शंस इंटरमीडिएट, रिएक्शंस इंटरमीडिएट में मेनली आपको क्या देखना है, कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन इसको हम C+ से डिनोट करेंगे। दूसरा देखना है कार्ब एनायन, जिसको मैं C- से डिनोट करूंगा। तीसरा आपको देखना है दैट वन इज फ्री रेडिकल्स, फ्री रेडिकल्स जिसको हम C. से डिनोट करेंगे। यही 3 चीज मेनली आपको देखना है। तो एक एक करके हम डील करते हैं। सबसे पहले हम कार्बोकेटायन हेडिंग दे, कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन जिसको C+ बोलते हैं हम लोग। ये कार्बोकेटायन क्या होता है, ये कार्बोकेटायन ऐसा कुछ होता है, देखो जैसे ये कार्बोकेटायन है, दिस इज कार्बोकेटायन। ये जो कार्बोकेटायन है, ये जो कार्बोकेटायन आपको दिख रहा है, इसके पास अगर देखो कितना बॉन्ड बनाया है कार्बन, कार्बन पर अगर प्लस चार्ज है तो हम जानते हैं कि कार्बन के वैलेंस शेल्स में 4 इलेक्ट्रॉन्स होता है। अगर उसके पास प्लस चार्ज है तो मींस उसके वैलेंस शेल्स में 3 इलेक्ट्रॉन्स है। तो तीनों का ये बॉन्ड बनाया है, देखो तीनों के साथ बॉन्ड बनाया है, मतलब इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है, इस कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है। तो आपको ध्यान रखना है कार्बोकेटायन क्या होता है, कार्बोकेटायन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होता है। और ये क्या है, ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। क्यों, क्योंकि इसके पास 8 से कम इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। क्या ये बताएगा कि यहाँ पर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन। अगर कार्बन 3 बॉन्ड बनाया है तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। तो आपको क्या ध्यान रखना है, कार्बोकेटायन में, कार्बोकेटायन एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। क्या कार्बोकेटायन क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, स्पीसीज है। और ये मेनली इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है। कल मैं पढ़ाया था इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल को क्या बोला था, इलेक्ट्रॉन लविंग, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज, मतलब निगेटिव चार्ज लविंग स्पीसीज। क्यों ये निगेटिव चार्ज लविंग है, क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। इनके पास देखा जाए तो 6 ही इलेक्ट्रॉन्स है मात्र। ये जो कार्बोकेटायन होते हैं इनके पास मात्र 6 ही इलेक्ट्रॉन्स होता है। और दूसरी बात ये ध्यान रखना है, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, और sp2 होता है और ये ट्रायगोनल प्लेनर होता है, ट्रायगोनल प्लेनर। तो ट्रायगोनल प्लेनर, तो कार्बोकेटायन क्या है, एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है और ये मेनली इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है। और इसका हाइब्रिडाइजेशन अगर देखा जाए तो sp2 हाइब्रिडाइज होता है। जैसे कुछ एक कार्बोकेटायन बना रहा हूं, देखो ये कार्बोकेटायन है, दिस इज कार्बोकेटायन, एग्जांपल देख लो, ये कार्बोकेटायन है। कैसे लगा आपको कार्बोकेटायन है, ये बनाकर देख सकते हो आप, देखो ये कार्बोकेटायन है, ये कार्बोकेटायन है। इनके पास, इस कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है, 3 बॉन्ड बनाया है मतलब 6 इलेक्ट्रॉन। ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये सब बातें आपको ध्यान रखना है। जैसे और एग्जांपल देखो, ये भी कार्बोकेटायन ही है, ये भी क्या जो बनाया हूं कार्बोकेटायन है।
क्योंकि ये जो कार्बन है इनके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। तो ये सब बातें आपको ध्यान रखना है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है तो इसको इलेक्ट्रॉन देने वाला स्पीसीज क्या करेगा? स्टेबलाइज करेगा। अगर इसको इलेक्ट्रॉन्स की कमी है तो इलेक्ट्रॉन देने वाला स्पीसीज मतलब प्लस आई ग्रुप क्या करेगा? इसको स्टेबलाइज करेगा। प्लस एम ग्रुप क्या करेगा? इसको स्टेबलाइज करेगा। तो ये सब ध्यान रखना है कि इसका स्टेबिलिटी को कौन बढ़ाएगा? इसका स्टेबिलिटी को प्लस आई ग्रुप, प्लस एम ग्रुप विल स्टेबलाइज इट। और अगर माइनस एम ग्रुप लगा दोगे, माइनस एम ग्रुप क्या करेगा? इसका इलेक्ट्रॉन को और खींच लेगा। तो ये माइनस एम ग्रुप क्या करेगा? इसको डीस्टेबलाइज करेगा। इसी तरह माइनस आई ग्रुप क्या करेगा? इसको डीस्टेबलाइज करेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट ये ध्यान रखना है आपको, स्टेबिलिटी में ध्यान रखना है कि प्लस एम ग्रुप जो कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज करेगा, इसका पावर ज्यादा होगा। प्लस एम ग्रुप एंड प्लस आई ग्रुप विल stabilize the carbocation, but minus M group and minus I group will destabilize the carbocation, कार्बोकेटाइन को डीस्टेबलाइज करेगा। और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी मैं करवाया था। हाँ, ये यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर लेना, प्लस आई हाइपर कंजुगेशंस और उसके बाद प्लस आई करना। हाइपर कंजुगेशंस भी क्या करता है? इसको स्टेबलाइज करता है कार्बोकेटाइन को। जितना ज्यादा हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन उतना ही ज्यादा स्टेबिलिटी। जैसे ये वाला क्वेश्चन तो अभी थोड़ा देर पहले ही मैं आपको करवाया, देखो अगर इन दोनों में स्टेबिलिटी पूछूं तो एक तो बोल सकते हैं कि हाइपर कंजुगेशन के टर्म्स में हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 9 है। दूसरा हम लोग बोल सकते हैं ये जो ग्रुप आपको दिखाई दे रहा है ये एक प्लस आई ग्रुप है। ये जो ग्रुप दिखाई दे रहा है प्लस आई ग्रुप है। ऑल अल्काइल ग्रुप आर प्लस आई ग्रुप। प्लस आई ग्रुप क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन देते हैं। तो यहाँ पर देखो 3 प्लस आई ग्रुप इस कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज कर रहा है, बट यहाँ पर एक ही प्लस आई ग्रुप स्टेबलाइज कर रहा है। तो हम इसके स्टेबिलिटी ऑर्डर को हाइपर कंजुगेशन के टर्म्स में भी समझा सकते हैं और दूसरा इंडक्टिव इफेक्ट के भी टर्म्स में सब समझा सकते हैं। यहाँ पर 3 मिथाइल ग्रुप इसको स्टेबलाइज कर रहा है, यहाँ पर एक ही मिथाइल ग्रुप इसको स्टेबलाइज कर रहा है इन टर्म्स ऑफ इंडक्टिव। तो दोनों के टर्म्स में हम बोल सकते हैं कि ये जो कार्बोकेटाइन है ये ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू दिस। चलो ये स्टेबिलिटी आप चेक कर लोगे क्योंकि अभी थोड़ा देर पहले ही मैं सिखाया हूं। उसके बाद ध्यान रखिएगा रीअरेंजमेंट इन कार्बोकेटाइन। रीअरेंजमेंट इन कार्बोकेटाइन, रीअरेंजमेंट इन कार्बोकेटाइन। तो इसमें आप लिख लें a less stable carbocation will rearrange into more stable carbocation। less stable carbocation हमेशा they will rearrange into more stable carbocation। हमेशा एक लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन में रीअरेंज होता है। क्या मैं बोलना चाहता हूं इसको समझे। उसको समझने के लिए यहां पर एक माइग्रेटरी एप्टीट्यूड लिखा रहा हूं। पहले उसको समझने के पहले यहां पर एग्जांपल देखें। क्या बताओगे इस कार्बोकेटाइन का अल्फा हाइड्रोजन कितना है? हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन आर देयर विद दिस कार्बोकेटाइन? 2। बिल्कुल 2 अल्फा हाइड्रोजन से
अल्फा हाइड्रोजन 2 है, तो ये लेस स्टेबल्स है, लेस स्टेबल्स है, ये क्या करेगा, मोर स्टेबल्स में कन्वर्ट होगा। कैसे कन्वर्ट होगा, यहां पर 1,2 मिथाइल 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होगा। क्या होगा, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। ये कैसे होगा आप इसको समझें। यहां वाला जो हाइड्रोजन है, ये जो हाइड्रोजन आपको दिखाई दे रहा है, ये शिफ्ट हो जाएगा। दिस वन इज 1 पोजीशन, ये 1 पोजीशन है, ये 1 पोजीशन है, ये सेकेंड पोजीशन है। हमेशा जो शिफ्टिंग होता है 1 और 2 के बीच ही होता है। मतलब यहां से एक हाइड्रोजन शिफ्ट होकर यहां पर चला आएगा, यहां पर जब आएगा तो यहां पर ये प्लस चार्ज होगा, ऑटोमेटिकली यहां पर शिफ्ट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, फाइनली जब शिफ्ट होगा तो ये CH3, यहां पर एक CH2, अच्छा ये CH, ये 2 नंबर कार्बन है ना, नंबरिंग थोड़ा दे, ये 1 नंबर कार्बन और ये 2 नंबर कार्बन, ये 2 नंबर कार्बन। तो क्या मैं बोला, यहाँ का एक हाइड्रोजन शिफ्ट होकर यहाँ पर आ जाएगा और प्लस चार्ज यहाँ पर आ जाएगा। देखो, तो अभी आप मुझे अल्फा हाइड्रोजन बताएं, अभी अल्फा हाइड्रोजन बताएं कितना होगा। 6 होगा, बिल्कुल। तो देखो यहाँ पर देख रहे हो ना, जब शिफ्टिंग हुआ, रीअरेंजमेंट हुआ, तो इस कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी बढ़ गया। यहाँ पर 2 अल्फा हाइड्रोजन, तो यहाँ पर 6 अल्फा हाइड्रोजन। तो यही लिखा गया है कि एक लेस स्टेबल कार्बोकेटायन हमेशा दे विल रीअरेंज इनटू मोर स्टेबल कार्बोकेटायन। दिस इज लेस स्टेबल कार्बोकेटायन एज इट कंटेन ओनली 2 अल्फा हाइड्रोजन, it will get convert into more stable carbocation on doing 1,2 hydride shift। यहाँ का एक हाइड्रोजन क्या देखा, यहाँ पर शिफ्ट हो गया। इसी तरह से दूसरा देखो, एक और एग्जांपल दिखा रहा हूं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन बताएं आप पहले मुझे, अल्फा हाइड्रोजन बताएं। एक भी Zero? नहीं, एक भी नहीं, Zero बिल्कुल से। बिल्कुल सही, 0 अल्फा हाइड्रोजन, 0 अल्फा हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर क्या होता है ना, मिथाइल शिफ्टिंग होता है। मतलब यहाँ का एक मिथाइल ग्रुप, देखो ये 1 पोजीशन, ये 2 पोजीशन, यहाँ का देखो तीनों मिथाइल ग्रुप है, तो यहाँ का एक मिथाइल ग्रुप शिफ्ट हो जाता है इस कार्बन के ऊपर, तो प्लस चार्ज कहाँ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। मतलब क्या हुआ, यही हुआ। देखिए यहाँ का एक मिथाइल ग्रुप शिफ्ट होकर कहाँ चला गया, यहाँ पर चला आया। तो अभी आप बताएं मुझे कि इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितना बढ़ गया। अल्फा हाइड्रोजन कितना, अल्फा हाइड्रोजन कितना है इस कंपाउंड का, 8 8, बिल्कुल बिल्कुल 8, 3 यहाँ, 3 यहाँ, 2 यहाँ, टोटल 8। तो आप देख रहे हो इस कार्बोकेटायन के पास 0 अल्फा हाइड्रोजन, बट अगर ये मिथाइल शिफ्ट किया तो उससे क्या होगा, इसका अल्फा हाइड्रोजन 8 हो गया। तो लेस स्टेबल कार्बोकेटायंस हमेशा क्या करता है, दे विल कन्वर्ट इनटू मोर स्टेबल कार्बोकेटायंस। इसी तरह से एक तीसरा एग्जांपल देता हूं, देखिए। तो ये दोनों एग्जांपल समझ में आ गया। उसके बाद आप ध्यान रखिएगा माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, ये ध्यान रखिएगा, मतलब कौन सा ग्रुप कितना फास्टर माइग्रेट करेगा। तो इसमें ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन का हाइड्राइड का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा होता है, हाइड्राइड का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा होता है। उसके बाद सेकंड होता है फिनाइल ग्रुप का। उसके बाद होता है फिनाइल ग्रुप का, दिस वन इज फिनाइल ग्रुप। फिनाइल को हम पीएच माइनस करेंगे। और तीसरा होता है अल्काइल ग्रुप का, अल्काइल ग्रुप का। तो ये ऑर्डर आपको ध्यान रखना है। मतलब क्या मैं बोलना चाहता हूं, देखिए इसको समझे।
इसमें आप पहले आप मुझे अल्फा हाइड्रोजन बताएं, इस कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन बताएं। So 1. 1, बिल्कुल अल्फा हाइड्रोजन 1 है। तो यहाँ पर देखिए इसके एडजेसेंट कार्बन पर देखोगे तो एक हाइड्रोजन भी है और 2 मिथाइल ग्रुप भी है। तो अभी किसको माइग्रेट करवाएं, किसको माइग्रेट करवाएं ये बताएगा कौन, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड बताएगा। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड क्या बता रहा है कि हाइड्रोजन का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा होता है, फिर उसके बाद फिनाइल का होता है, फिर उसके बाद अल्काइल का होता है। मतलब क्या, आप मिथाइल को माइग्रेट नहीं करवाएंगे, अभी किसको माइग्रेट करवाएंगे, हाइड्रोजन को माइग्रेट करवाएंगे। तो माइग्रेट करवाओगे तो क्या हो जाएगा देखो, और अभी अल्फा हाइड्रोजन देखोगे तो 9 हो जाएगा। तो यही चीज, ये माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ध्यान रखना है। जैसे कुछ क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करें, जैसे अगर मैं पूछूं कि इस कंपाउंड में आप ये लेस स्टेबल से मोर स्टेबल फॉर्म बनाए इनका, तो इसमें कौन सा शिफ्ट होगा, हाइड्राइड शिफ्ट होगा, मिथाइल शिफ्ट होगा, क्या होगा इसमें। चलो कौन सा शिफ्ट होगा पता ही नहीं चल रहा है आप लोग को। पहले अल्फा हाइड्रोजन बताएं। अल्फा हाइड्रोजन देखोगे तो 2 है अभी। यहाँ पर देखोगे इसके एडजेसेंट कार्बन देखोगे, यहाँ पर 2-2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2-2 हाइड्रोजन है। तो क्या होगा, हाइड्राइड शिफ्ट होगा, यहाँ का हाइड्रोजन एक यहाँ चला जाएगा। मतलब क्या हो रहा है, 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट हो रहा है, 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट हो रहा है। हाइड्राइड शिफ्ट होने से क्या होगा देखो, ये हाइड्रोजन यहाँ पर चला गया और यहाँ पर प्लस आ गया, यहाँ पर हाइड्रोजन चला गया। तो अभी अल्फा हाइड्रोजन देखोगे तो 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ और 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ, मतलब 6 हो गया। इसी तरह इसमें यहाँ पर एक अल्फा हाइड्रोजन मुझे दिखाई दे रहा है। अभी अभी हम देखें, अगर अल्फा हाइड्रोजन देखें तो 1 होगा जब, तो यहाँ पर क्या होगा, एक हाइड्रोजन है, 2 मिथाइल ग्रुप है, तो यहाँ पर कौन सा शिफ्ट होगा, हाइड्राइड शिफ्ट होगा, क्योंकि हाइड्राइड शिफ्ट का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा होता है। तो अगर यह शिफ्ट होगा तो कैसा होगा देखो बताओ, हाइड्रोजन यहाँ पर चलाया और यहाँ पर प्लस चलाया। इस केस में अल्फा हाइड्रोजन देखोगे तो 9 हो जाएगा। तो आप ऐसे यहाँ पर रीअरेंजमेंट कराना पड़ेगा। एक लेस स्टेबल कार्बोकेटायन हमेशा दे विल रीअरेंज इनटू मोर स्टेबल कार्बोकेटायन। ये कार्बोकेटायन के बाद सेकेंड जो हमको पढ़ना है दैट वन इज कार्ब एनायन। सेकेंड जो पढ़ना है दैट वन इज कार्ब एनायन। देखो अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको क्या क्या चीज बचा हुआ है। रिएक्शंस इंटरमीडिएट पढ़ाने के बाद हम डायरेक्टली क्या चीज में इंटर कर जाएंगे, अल्केन में। अल्केन का प्रिपरेशंस और प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, फिर अल्कीन का प्रिपरेशंस एंड प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, अल्काइन का प्रिपरेशंस एंड प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, फिर उसके बाद बेंजीन का प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। इतना ही चीज आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बाकी है। रिएक्शंस इंटरमीडिएट खत्म हो जाएगा, रिएक्शंस इंटरमीडिएट ओवर हो जाने के बाद ये 4 आपका बचेगा, ये 4 खत्म हो जाएगा अगले सप्ताह तक। अगले फ्रॉम द नेक्स्ट वीक ये 4 ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा, ऑलमोस्ट, थोड़ा बहुत बचेगा। मतलब नेक्स्ट संडे ऑनवर्ड्स ऑर्गेनिक आपका पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। ये सब खत्म होने के बाद ऑर्गेनिक खत्म, उसके बाद आपको जो रिमेनिंग इनऑर्गेनिक में 3 चैप्टर्स बचा हुआ है, कौन कौन सा चैप्टर्स बताओ बचा हुआ है। So hydrogen element, S block and P block. हाँ, हाइड्रोजन्स एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक।
तो ये 3 चैप्टर आपका इनऑर्गेनिक का बचेगा, इनऑर्गेनिक का। ऑर्गेनिक आई होप सो फ्रॉम नेक्स्ट वीक नहीं होगा तो इसके एक क्लास और लग सकता है। मतलब ये खत्म होने में आपको ऑलमोस्ट अभी 4 क्लास और लगेगा। 4 क्लास मतलब लगता है कि 3 क्लास अगले सप्ताह में और एक और लेक्चर लग जाए, 4 क्लास में ये पूरी खत्म। और उसके बाद ये 3 आपको बचेगा। इतना ही केमिस्ट्री में बचा हुआ है। मतलब आई थिंक सो लग रहा है कि अगर देखा जाए 4 क्लास और इधर रख लेता हूं 6 क्लास, मतलब 6 क्लास 10 क्लास टोटल 10 लेक्चर और लगेगा। 10 लेक्चर के बाद आपका पूरा केमिस्ट्री खत्म हो जाएगा। यही 3 चैप्टर आपका बचा हुआ है। तो ये भी चैप्टर्स में अगर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू देखे, बोर्ड पॉइंट व्यू, आपको पता है कि सीबीएसई ने क्या किया है, सीबीएसई ने सिलेबस का डिडक्शंस किया है, तो उसके अकॉर्डिंग ही मैं इनऑर्गेनिक पढ़ाऊंगा। इनऑर्गेनिक में एक बात और, इनऑर्गेनिक आपको आप अभी से पढ़ना शुरू कर दें, बुक को पढ़ें, अंडरलाइन करें, क्योंकि इनऑर्गेनिक में आपको चीजें याद करना है। तो मैं ओनली क्या करूंगा, चीजों को एम्फेसाइज कर दूंगा। तो ये सब चैप्टर्स आप पढ़ना शुरू कर दें। और इन सब चैप्टर्स को समझने के लिए मैं ये भी आपको रिकमेंड करूंगा कि आप केमिकल बॉन्डिंग एक बार केमिकल बॉन्डिंग एंड पीरियोडिक टेबल रिवीजन करें, तभी ये तीनों चैप्टर आपको समझ में आएगा। समझ गए ना? ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने के लिए, ये तीनों चैप्टर्स को समझने के लिए आप केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक टेबल्स का रिवीजन जरूर करें, नहीं तो आपको ये तीनों चैप्टर समझ में अच्छी तरह से नहीं आएगा। और ये सब मैं बताया कि ऑलमोस्ट 4 क्लास और लगेगा। 4 क्लास के बाद ये ऑलमोस्ट चैप्टर्स खत्म हो जाएगा। मीन्स अभी 3 सप्ताह मतलब ऑलमोस्ट 10 लेक्चर मोर रिक्वायर्ड टू फिनिश केमिस्ट्री। ओके, थैंक यू एवरीवन। Thank you, sir.